अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है जो फेडरल के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है और उसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने शुरू की हुई थी। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने लास्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाए थे और आज इंशाल्लाह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड्स एंड होपफुली वी विल फिनिश द एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम P यूनियन Q यूनियन R इक्वल्स टू P यूनियन Q यूनियन R। और पार्ट बी में है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। तो पहले हम पार्ट ए करेंगे और फिर पार्ट बी करेंगे और करना क्या है, प्रूफ करना है इनको। ये स्टेटमेंट्स हैं और ये बेसिकली एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है पहला, और दूसरा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तीन सेट्स हैं पी क्यू और आर, उनके लिए हमें ये प्रूफ करना है। लेकिन कैसे? वेन डायग्राम, सिर्फ डायग्राम को यूज़ करके ही आपको प्रूफ करना है। तो पी और क्यू और आर क्या है, वो बेसिकली तीन सेट्स हैं। वो तीनों सेट्स हमें दिए गए हैं यहाँ पे। तो उन सेट्स को देखते हुए हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर ये प्रूफ करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सेट है। अब आपने इसको प्लॉट करना, तो पहले आप देखो पी क्यू और आर जो सेट्स हैं उनमें इंटरसेक्शंस क्या आ रहे हैं, यानी उनके कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले ना वो लिख लेना, वो लिखने के बाद डायग्राम पे जाना। जैसे पी और क्यू का पहले हम इंटरसेक्शन करेंगे, वो होगा पी इंटरसेक्शन क्यू, वो यहाँ लिख लेना। पी के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, क्यू के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में नज़र आ रहे हो वो कॉमन होते हैं, इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं। तो 2 और 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 और 3 इनके आ जाएगा इंटरसेक्शन में। पी क्यू का इंटरसेक्शन कर लिया, अब करो क्यू और आर का इंटरसेक्शन। सो क्यू इंटरसेक्शन आर। क्यू और आर के एलिमेंट्स देखो, क्यू के हैं 2 3 4 5 6 और आर के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 एंड 9। 5 और 6 यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी कि 5 और 6 कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो 5 और 6 इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। उसके बाद है P और R का इंटरसेक्शन, तीनों सेट्स का ना आपस का इंटरसेक्शन, P इंटरसेक्शन R। P के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, R के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में नज़र आ रहा हो, तो एम्प्टी सेट या फाई। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो वो दोनों डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। P एंड R आर डिसजॉइंट, यानी वो अलग अलग बनते हैं। तो इनके डायग्राम पे चलते हैं। अब इनको देख के ना आपने डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, जो ये सारे सेट्स को कंटेन करता है। उसको हम एक बड़े से रेक्टेंगल से शो कर देते हैं। तो ये वो रेक्टेंगल मैंने बना लिया और इसका नाम होता है यू। इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसको लेबल करने के लिए इसके लेफ़्ट कॉर्नर पे हम इसको लिखते हैं। अब इसके अंदर हमने पी क्यू और आर बनाने हैं। सबसे पहला सेट हमारे पास है पी के हमने बनाना है जब, तो पहले देख लेना कि पी का क्यू के साथ भी कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है और पी का आर के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, यानी पी और आर डिसजॉइंट है ना, ठीक है। तो पी इधर बनेगा और आर इधर, पी और आर डिसजॉइंट सेट्स हैं। अच्छा, अब क्यू को देखो, क्यू कैसे बनेगा। ये हो गया पी, ये हो गया आर। पी और आर डिसजॉइंट थे तो पहले मैंने वो बना लिए, क्योंकि वो अलग अलग बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, यानी ओवरलैप नहीं करेंगे। अब है क्यू। क्यू का इंटरसेक्शन देखो, क्यू पी के साथ भी कुछ एलिमेंट्स क्यू के कॉमन है और आर के साथ भी कॉमन है। तो क्यू ऐसे बनाना है आपने कि दोनों के ऊपर ओवरलैप कर जाए थोड़ा सा ऐसे। तो ये क्यू है, ठीक है। यानी क्यू जब मैंने बनाया ना, तो मैंने क्यू का कुछ हिस्सा इसके ऊपर ओवरलैप किया, कुछ इसके ऊपर, इसलिए कि इसके एलिमेंट्स कॉमन थे। अब जो P और Q का इंटरसेक्शन था वो यहाँ आएगा, क्योंकि ये P का एरिया और Q का एरिया ये वाला, ये लूप है। तो P और Q का इंटरसेक्शन था 2 3, तो इधर मैं लिखूँगी 2 3। अच्छा, और Q और R में जो कॉमन था 5 6, Q और R उसका ये लूप है, तो 5 और 6 इधर लिखा जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब P के 2 और 3 तो मैंने लिख लिए ना यहाँ पे, तो P में पीछे क्या बचे, 0 और 1, तो 0 और 1 यहाँ लिख देना। अच्छा, इसको कहते हैं ओनली पी, सिर्फ पी में जो आ रहे हैं, जो किसी के साथ कॉमन नहीं। ओनली आर के एलिमेंट्स वो होंगे जो सिर्फ आर में आ रहे हो और उसका किसी के साथ इंटरसेक्शन में ना आ रहे हो। तो आर के एलिमेंट्स थे 5 6 7 8 9, जिसमें से 5 6 हम लिख चुके हैं, तो 7 8 9 यहाँ लिखे जाएंगे। इसको कहेंगे ओनली आर एलिमेंट्स। और लास्ट पे देखो क्यू को, क्यू में है 2 3 4 5 6, 2 3 भी लिख लिया, 5 6 भी लिख लिया, पीछे रह गया 4, यानी ओनली क्यू में सिर्फ 4 आएगा। तो ये हमने अपनी डायग्राम बना ली है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और फिर
एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो बारी बारी प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो पार्ट ए है ना, उसके अंदर हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूफ करना है। उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड में पी यूनियन क्यू पहले ब्रैकेट में, तो पहले ये फाइंड करेंगे और उसको यूनियन करेंगे आर के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है, राइट हैंड साइड के लिए ये। इसकी शेडिंग इधर होगी, इसकी शेडिंग इधर होगी और दोनों की शेडिंग सेम आएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि लॉ प्रूव होगा। तो इसमें पहले ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना पी यूनियन क्यू, पहले इसको देखो, इसको शेड करना है। पी यूनियन क्यू का मतलब होता है पी और क्यू सारा, यानी कि ये पी है, ये क्यू है, ये सारा, तो ये सारा ही शेड हो जाएगा। तो इसको मैं कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से शेडिंग। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला दो, दोनों को मिला के पूरा लिखो, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स शेड हो गए, ठीक है, पूरा पी पूरा क्यू। तो ये जो मैंने शेड किया इसको मैं ऐसे एक रेक्टेंगल में बना के दिखाऊंगी कि मेरी ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन शेडिंग है वो पी यूनियन क्यू को शो करी। इसको कहते हैं की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये कैसे करना है, तो आप वो ज़रूर देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया पी यूनियन क्यू जो कि हॉरिजॉन्टल लाइंड एरिया है। अब इस पी यूनियन क्यू को यूनियन करना है आर के साथ, तो उसको देखते हैं अब हम कैसे करेंगे। पी यूनियन क्यू का जो सारा एरिया है ना आर के साथ, अब यूनियन करने का मतलब ये आर के साथ मिला दो, तो आर के साथ मिला देंगे तो अब आर भी बीच में आ जाएगा, ठीक है, यानी अब ये सारा ही एरिया शेड हो जाएगा। इसके लिए अब मैं ले रही हूँ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो अब ये जो मेरा आंसर आया है इस सब को मिला के ये सारा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो तरह की लाइंस आ रही हैं। एक पहले वाली, ये देखो ऐसे वाली थी, उसको मैंने जब शेड किया तो ऐसे हो गया, ठीक है, ये वाला जो एरिया, और ये भी तो है ना, और इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, तो आप आगे इसमें वर्टिकल लाइंस दिखा दोगे। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इसमें जो ये वाली फाइनल शेडिंग है ये हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है क्यू यूनियन आर, तो पहले करेंगे क्यू यूनियन आर और फिर क्यू यूनियन आर को यूनियन करेंगे पी के साथ, तो वो भी यहाँ लिख लो पहले। क्यू यूनियन आर का मतलब होता है क्यू और आर पूरा, ये क्यू है ये आर है, तो इनको पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रही हूँ। आप कलर भी कर सकते हो, रेड ब्लू कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैंने पहले इसको कर दिया है क्यू यूनियन आर को हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड ये, और मैं बताऊंगी कि क्यू यूनियन आर मेरा वो वाला एरिया जो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस पूरे एरिया को यूनियन करना है पी के साथ, यानी इसको मिला देना है पी के साथ, तो पी भी शेड हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ी सी अलग आप कोई लाइन्स यूज़ करो, जैसे मैं ये वर्टिकल लाइन यूज़ कर रही हूँ, आप ऐसे स्लांटिंग लाइन भी यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है। तो पी के साथ मिला देना है इस सारे एरिया को। तो अब ये जो नया एरिया आया है वो क्या है, इसमें दो तरह के एरियाज़ हैं, तो इसलिए मैंने ये दो बॉक्सेस बनाए और मैं बताऊंगी कि कौन से। पहले वाला जो एरिया था जब उसके ऊपर मैंने वर्टिकल लगाई तो ये ऐसे बन गया ना स्क्वाड, और ये जो अभी शेड किया है वो आपके पास होगा वर्टिकल लाइन एरिया। तो अब जो टोटल एरिया आएगा ना वो ये होगा, यानी कि ये जो सारी शेडिंग हो गई है। तो अगर हम देखें तो दोनों में शेडिंग बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा एरिया आया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 shaded areas are same, hence proved। तो प्रूव हो गया, ये वाली साइड इज इक्वल टू ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आप बस इस तरह लिख के कर दो, ज़रूरी नहीं होता कि आपने सेट्स को लेके एलिमेंट्स भी दिखाने हो, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि वेन डायग्राम्स के ज़रिए ही प्रूफ करना है, तो हमने वेन डायग्राम्स के ज़रिए प्रूफ कर दिया। स्टूडेंट्स, अब हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ है इंटरसेक्शन का, जो कि है पी इंटरसेक्शन क्यू विद इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन विद आर इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन, और विद इन ब्रैकेट है क्यू इंटरसेक्शन आर। यानी इसमें आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसका आंसर लिखना है और उसको फिर इंटरसेक्शन देखना है उसका आर के साथ डायग्राम पे, वेन डायग्राम पे। तो पहले हम ये ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन करते हैं जो है पी इंटरसेक्शन क्यू। अच्छा, P ये है और Q ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन वेन डायग्राम पे वो एरिया होगा जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो ये P है और उसके ऊपर Q यहाँ पे आ रहा है, ये 2 और 3 वाले रीजन में। तो ये और ये वाला पूरा जो लूप है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देंगे।
तो इसका जो हम एरिया दिखा रहे हैं कि ये डायग्राम पे कौन सा एरिया है, ये वाला जिस पे इस तरह की लाइनें लगी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस P इंटरसेक्शन Q को इंटरसेक्शन करना है R के साथ। अब आप लिखोगे P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन विद R। अब ये जो P इंटरसेक्शन Q का एरिया है वो तो ये है, ये वाली लूप एक जो बनी हुई है, ठीक है। ये लूप R के साथ, ये R पूरा ये है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये R के ऊपर आ रही है, यानी R के ऊपर ये नहीं आ रही, अलग है, और R पूरा अलग है। ये दोनों जो है वो डिसजॉइंट है, यानी कुछ भी नहीं आएगा। तो अब कोई चीज़ शेड नहीं होगी क्योंकि ये इनका ओवरलैपिंग एरिया है ही नहीं। तो हम लिखेंगे नो शेडिंग, यानी जो फाइनल आंसर आएगा ना वो होगा नो शेडिंग, कुछ भी शेड नहीं होगा। तो इस फिगर का ये आया है। इसी तरह से अब इसको कैसे करोगे, पहले Q इंटरसेक्शन R करोगे, जो ब्रैकेट में Q ये है और R ये है, तो इनका इंटरसेक्शन ये हॉरिजॉन्टल लाइन से हम दिखा देते हैं, इनका ओवरलैपिंग एरिया जहाँ एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। अब Q इंटरसेक्शन R को इंटरसेक्शन करना है P के साथ, तो P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, यानी ये जो Q और R का इंटरसेक्शन आया, ये लूप ये P के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, यानी P के ऊपर आ रहा है, नहीं, P इधर है और ये इधर, दोनों डिसजॉइंट है, ये तो ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इनका इंटरसेक्शन भी कुछ नहीं होगा, फाई होगा। तो हम लिखेंगे नो शेडिंग। सो दोनों के रिजल्ट सेम है, बोथ आर इक्वल, हैंस वी कैन से वी हैव प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो बोथ फिगर्स हैव same results, that is no shading, hence proved। तो हमारा ये प्रूफ हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। PQR, इसमें सेट्स चेंज हो गए हैं, करना बिल्कुल वैसे ही है। पहले एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है, तो पहले सेट्स को देखते हैं। सेट P है MNOPQ और सेट Q है RSTU और सेट R है TUVW। तो इनको जब भी प्लॉट करना हो या अपने डायग्राम पे दिखाना हो ना, तो आप क्या करोगे, पहले इनके इंटरसेक्शंस फाइंड करोगे। तो मैंने कर लिए हैं P इंटरसेक्शन Q, मैंने जब देखा यानी P और Q में देखा कि क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ नहीं आ रहे थे, एम्प्टी सेट आ गया। Q इंटरसेक्शन R को जब हमने देखा यानी Q और R में कॉमन हमें नज़र आ रहे हैं, TU वो कॉमन आ गए। और P और R में इंटरसेक्शन देखा तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं थे, एम्प्टी हैं। P और Q का इंटरसेक्शन भी फाई है, एम्प्टी सेट है, और P और R का भी फाई। जिनका एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन होता है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आते, P अलग बनेगा, Q अलग बनेगा, डिसजॉइंट होंगे। इसी तरह से P अलग बनेगा और R अलग बनेगा, यानी P जो है वो बिल्कुल अलग बनेगा, उसका ना तो Q के साथ कोई इंटरसेक्शन है ना R के साथ। तो पहले यहाँ पे मैं P बना लेती हूँ। P मेरे पास ये है और उसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, उसके एलिमेंट्स हैं M N O P और Q। अच्छा, अब है दूसरा सेट Q को देखो, Q का इंटरसेक्शन जो है वो R के साथ है, इसका मतलब Q अगर मैं ऐसे बना रही हूँ ना, तो R उसके साथ थोड़ा सा ना ओवरलैपिंग बनाऊँगी मैं। ये Q है, ये R, ओवरलैपिंग का मतलब है यानी एक दूसरे के ऊपर उसका थोड़ा सा एरिया आएगा, और उस इंटरसेक्शन एरिया में हम लिखेंगे T और U, ठीक है। अब T और U मैंने लिख लिया है, तो Q में पीछे बचे हैं R और S, वो तो यहाँ लिख देंगे R और S Q के एरिया में। और R सेट में पीछे क्या बच गया, T और U हमने लिख लिए, पीछे बच गए V और W, तो V और W। तो इसी को देखते हुए आपने ये वाली डायग्राम भी कंप्लीट कर लेनी है। M N O P Q, ये Q है, ये R है, Q और R को लेबल करो, और इन कॉमन एरिया पे T और U है, और इसमें R और S है, और इसमें V और W है। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें शो करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो इस साइड को देखो, P यूनियन Q ब्रैकेट में है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला देखेंगे, इसकी शेडिंग करेंगे, और फिर P यूनियन Q यूनियन R करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहले करते हैं P यूनियन Q। P यूनियन Q का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है मिला दो, यानी पूरा P और पूरा Q। तो मैं इसको ना हॉरिजॉन्टल लाइन से पहले दिखा रही हूँ, पूरा P पूरा Q। तो ये देखो, इसको मैंने दिखाया है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो मैं नीचे लिखूंगी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरे एरिया को P यूनियन Q को यूनियन करना है R के साथ, ठीक है। इस पूरे एरिया को यूनियन करना है R के साथ, यानी इस पूरे को ना मिला देना R के साथ। तो इसको जब मिलाएंगे तो उसको मैं वर्टिकल लाइन से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ लाइनें लगा के ऐसे दिखा रही हूँ,
यानी कि सारा ही हो जाएगा ना, तीनों सेट्स मिल जाएंगे, यूनियन है, तीनों मिल जाएंगे। तो अब मेरे ना आंसर में दो चीज़ें आ रही हैं। एक पहले वाली जो लाइंस थी ये, इसको मैंने ऐसे कर दिया, और ये वाला भी तो एरिया ना, तो ये ऐसे, तो दो एरियाज़ हैं। तो अब ये फाइनल आंसर है। अब इस पे चलते हैं। ये है P यूनियन Q यूनियन R। ब्रैकेट में Q यूनियन R है तो पहले Q यूनियन R करेंगे। Q ये है, R ये है। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड करी हूँ। यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला दो पूरा, तो मैंने मिला दिया, तो ये आ गया। इसको मैं ऐसे दिखाऊंगी। अच्छा, अब Q यूनियन R हमने कर लिया है इस तरह से, और इसको यूनियन करना है P के साथ, तो P यूनियन Q यूनियन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी Q यूनियन R जो पहले वाला एरिया ना, उसको यूनियन करना है, मिलाना है P के साथ। तो अब ये जो P है ये वाला पूरा, ये भी सेट आ जाएगा इस P, और ये सारा मिला दिया। तो अब हमारे आंसर में दो चीज़ें आएगी, ठीक है। एक पहले वाली जो लाइंस थी ये, इनको हमने ऐसे शेड कर दिया, तो ये वाला भी एरिया शामिल है और ये वाला भी एरिया, क्योंकि यूनियन है, यूनियन में सारा आपने मिलाना होता है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 both shadings are same, hence proved। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव होगी। अच्छा, ये मैं पेंसिल से कर रही हूँ, लेकिन आप पेन से भी कर सकते हो, डायग्राम भी पेन से बना सकते हो। पेंसिल से मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि शुरू में आप पेंसिल से प्रैक्टिस करो। व्हेन यू विल हैव इनफ प्रैक्टिस देन यू कैन डू इट विद द पेन, कोई मसला नहीं होगा। सो स्टूडेंट, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो, कुछ समझ में आ रहा है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ करना है, और सेट्स हमने बनाए हुए हैं पहले से ही, और लॉ की स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास है P इंटरसेक्शन Q ब्रैकेट में इंटरसेक्शन विद R इक्वल्स टू P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R विद इन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। पहले यहाँ आते हैं, जो ब्रैकेट का एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट का एक्सप्रेशन है P इंटरसेक्शन Q। P ये है, Q ये है। P और Q का इंटरसेक्शन देखने का मतलब है कि ये देखो कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर तो नहीं आ रहे, ओवरलैप तो नहीं कर रहे, उनका कोई एरिया एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, नहीं। P अलग बन रहा है, Q अलग, दे आर डिसजॉइंट। तो P इंटरसेक्शन Q यहाँ पे कुछ भी शेड नहीं होगा, खाली। ठीक है, खाली मैंने दिखा दिए, यानी कि नो शेडिंग, इसका मतलब होता है नो शेडिंग। ठीक है, एम्प्टी सेट एक तरह से। तो इस P इंटरसेक्शन Q को इंटरसेक्शन करना है R के साथ। तो ये जब है ही एम्प्टी, तो इसको जब R के साथ भी इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, एम्प्टी, यानी कि नो शेडिंग। तो नो शेडिंग इज द आंसर। इसके बाद है P इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में Q इंटरसेक्शन R। तो पहले ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है Q इंटरसेक्शन R, Q ये है, R ये है, इनका इंटरसेक्शन वो एरिया होगा जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे, तो वो ये वाला एरिया, ये देखो T और U जहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन एरिया आ गया। अब Q इंटरसेक्शन R हमने कर लिया, इसको इंटरसेक्शन करना है P के साथ, यानी ये जो Q इंटरसेक्शन R आया है इसको इंटरसेक्ट करेंगे P के साथ, यानी ये जो एरिया आया है Q इंटरसेक्शन R का, ये वाला, इसको हम देखेंगे कि कहाँ ये P के ऊपर आ रहा है, यानी ओवरलैप कर रहा है, लेकिन P अलग बना हुआ है, बिल्कुल ये अलग है, तो ये डिसजॉइंट है। तो इसका मतलब है नो शेडिंग, कुछ भी शेडिंग नहीं आएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ भी लिख देंगे नो शेडिंग। सो बोथ द फिगर्स, फिगर 1 और फिगर 2, both figures give us same result। that is no shading। तो hence proved, ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई हमारी। पेन से भी आप ये सारा कुछ कर सकते हो, पेंसिल से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन c। ये है एसोसिएटिव लॉ
ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर ऐसा हो ना, यहाँ पे कुछ हो और आगे ब्रैकेट हो, यानी यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, ऑपोजिट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। तो ये हमें प्रूफ करना है और इसके लिए जो सेट्स दिए गए हैं, जो वेन डायग्राम्स पे हमें शो करने और हमें प्रूफ करना है, वो है एक्स, वाई और जेड। एक्स जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, -1 -2 -3। वाई के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3। और जेड के अंदर जो है वो 7 एलिमेंट्स हैं, 7, एक 0, एक +1 -1 +2 -2 +3 -3। तो सबसे पहले इनको प्लॉट करने के लिए या इनको वेन डायग्राम पे दिखाने के लिए, प्लॉटिंग तो नहीं है, जस्ट शो करें हम, दिखाने के लिए हम इनके ना आपस के इंटरसेक्शंस फाइंड कर लेंगे, यानी म्यूचुअल इंटरसेक्शन, जैसे एक्स और वाई का इंटरसेक्शन, वाई और जेड का, और एक्स और जेड का। फिर तो वो मैंने फाइंड कर लिए हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई अगर आप देखो तो वो 5 आता है। एक्स में और वाई में जब हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे ना इंटरसेक्शन, तो कुछ भी नहीं आएगा। -1 इसमें है, इसमें नहीं है, -2 इसमें है, इसमें नहीं है, -3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो 5 आ जाएगा, एम्प्टी सेट। यानी एक्स और वाई डिसजॉइंट बनेंगे, एक्स अलग बनेगा डायग्राम पे, वाई अलग बनेगा। और y और z का इंटरसेक्शन देखें तो पूरा y हमें z के अंदर नज़र आ रहा है। 0 है जी, 1 है, 1 का मतलब है +1, ठीक है, वो है इसमें। 2 का मतलब है +2, वो इधर है। 3 +3, यानी पूरा y इसके अंदर आ रहा है और इनका इंटरसेक्शन ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि y इज़ अ सबसेट ऑफ z, यानी y जो है वो z के अंदर बनेगा। और इसी तरह से पूरा x जो है वो भी z के अंदर आ रहा है। -1 -2 -3 तीनों इसमें है, ठीक है, ये वाले -1 -2 -3। तो पूरा x भी z के अंदर बनेगा, यानी x जो है वो भी सबसेट है z का। सबसेट का मतलब होता है पार्ट। अगर पूरा एक सेट दूसरे सेट के अंदर आ रहा हो ना, तो वो फिर सबसेट होता है और उसके अंदर बनता है। तो इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम अपनी अब फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो, z बड़ा सेट है, z के अंदर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, तो z एक बड़ा सा आप बना लोगे, ठीक है। ये मेरा z है और इसके अंदर x है और इसके अंदर ही y है, और वो दोनों डिसजॉइंट अलग अलग है क्योंकि उन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा था। ये x है, ये y है। x के एलिमेंट क्या थे? -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये जब मैंने x में लिखे हैं तो वो z में भी आ गए क्योंकि ये वाला जो है ये z का भी पार्ट है। और y जो है उसके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3। अच्छा, अब देखो y के जो एलिमेंट्स हैं वो जब मैंने लिखे तो z के अंदर भी आ गए। तो z जो था वो 0 था, 0 इधर आ गया, +-1 +1 इधर, -1 इधर, +-2 +2 इधर, -2 इधर, और +-3 इधर, -3। तो ये पूरी ही हमने डायग्राम कंप्लीट कर ली है। तो ये एक z बड़ा सेट है, उसके अंदर x और उसी के अंदर y आ रहे हैं। तो इसी को अब कंटिन्यू करते हैं और ये प्रूफ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये है, राइट हैंड साइड इसकी ये। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये फिगर बनाई है मैंने और राइट हैंड साइड दिखाने के लिए ये। लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट के अंदर है y इंटरसेक्शन z। अच्छा, अब सबसे पहले करेंगे y इंटरसेक्शन z। y ये वाला सेट है और z ये पूरा बड़ा सेट है। तो y और z का इंटरसेक्शन वो एरिया होगा जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो y तो आ ही z के ऊपर या z के अंदर आए तो पूरा इंटरसेक्शन फिर y ही हो जाएगा। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन एरिया विल बी द इंटरसेक्शन। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम शो करेंगे, ये देखिए। सो y इंटरसेक्शन z इज़ एक्चुअली y, ये y के ही इक्वल आ रहा है। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास, इसको आपने यूनियन करना है x के साथ। y इंटरसेक्शन z को यूनियन करना है x के साथ। y इंटरसेक्शन z ये आया है, इसको x के साथ यूनियन करने का मतलब है कि इसको और इसको मिला दो। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके। तो ये वाला एरिया था, तो कंबाइन करने के लिए मैं वर्टिकल लाइंस यूज़ कर लेती हूँ। x के साथ कंबाइन करना है तो पहले x को आप करोगे और उसके बाद इसको भी। तो अब ये दोनों एरियाज़ आंसर में आएंगे क्योंकि यूनियन है, यूनियन में मिला देते हैं सारे को। तो मेरे पास 2 किस्म के एरियाज़ आ रहे हैं, तो इस तरह बना के इसके 2 पार्ट्स बनाओ। एक पहले वाला जो एरिया था ये था, इसको हमने वर्टिकल लगाई तो ये ऐसा नज़र आ रहा है, और एक ये वाला एरिया वर्टिकल लाइन। तो फाइनल आंसर ये होगा। अच्छा, अब इस तरफ आओ, इस तरफ क्या है? x यूनियन y, x और y का
यूनियन इस ब्रैकेट में है और x यूनियन z का जो यूनियन है वो इस ब्रैकेट में, 2 ब्रैकेट्स है पहले। तो अब दूसरी फिगर पे आते हैं जिसमें हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है जो कि है विद इन ब्रैकेट x यूनियन y और इस ब्रैकेट में है x यूनियन z। तो पहले ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट शो करेंगे और फिर इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन दिखाना है। तो पहले x यूनियन y करेंगे, यहाँ आप लिख लेना, फिर x यूनियन z करेंगे जो दूसरी ब्रैकेट में ये वाला, ठीक है, और फिर इन दोनों का हमें करना है इंटरसेक्शन, यानी x यूनियन y इंटरसेक्शन विद x यूनियन z, ठीक है। तो देखते हैं अब ये कैसे होगा। x यूनियन y, ये x है ये y है, इनका यूनियन करने का मतलब है कि ये दोनों मिल जाएंगे, यानी ये सारे आएंगे, यूनियन में सारे आते हैं। तो इस पूरे को, पूरे x को और पूरे y को ना मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शेड कर देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो x यूनियन y कौन सा एरिया नज़र आ रहा है मैं ग्राफ वेन डायग्राम पे, जिस पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई हैं। अब x यूनियन z इसी पे करेंगे, ये x है ये देखो और ये पूरा z है। इस x को जब पूरे बड़े z के साथ मिलाएंगे तो पूरा z ही आ जाएगा ना, z ही आ जाएगा। तो उसको हम दिखा देते हैं वर्टिकल लाइन से। तो इस सारे के ऊपर मैं वर्टिकल लाइंस शो कर रही हूँ। अच्छा, अब जब मैंने इसको वर्टिकल लाइन से दिखाया है ना, तो मेरे पास एक तो ये वर्टिकल लाइन वाला एरिया भी आ रहा है और ये स्क्वायर जो बन गया है ना, जहाँ ये दोनों लाइंस क्रॉस करी है, वो वाला एरिया भी नज़र आ रही है। यानी पूरा z ही आएगा ना, x यूनियन z को मिलाओगे ना तो पूरा z आएगा। तो पूरा z हमें दिखाना है। तो इस पूरे z में 2 तरह की लाइनिंग नज़र आ रही है। तो आपने ऐसे बनाया, इसके 2 पार्ट्स की, एक लाइन हमें नज़र आ रही है ऐसी वाली, ये भी इसमें शामिल है, और एक लाइन वर्टिकल लाइन, ये भी इसमें शामिल है। अब हमें क्या करना है, इसका और इसका, यानी ये जो दोनों एरियाज़ आए इनका इंटरसेक्शन देखना है। इनका इंटरसेक्शन वो एरिया है जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो अब हमें इसका इंटरसेक्शन दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको पूरा शेड कर देंगे। अगर देखा जाए तो इनका इंटरसेक्शन ना x और y ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो इस पे ही ओवरलैप कर रहे हैं ना, पहले वाला और दूसरे वाला एरिया का ओवरलैपिंग जो एक दूसरे के ऊपर आ रहा है वो ये और ये। तो इसको पूरा ही मैं अब शेड कर दूँगी, ठीक है। आप कलर यूज़ कर सकते हो कुछ भी। तो फाइनल आंसर हमारा ये है जिसको मैंने डार्क कलर कर दिया। तो अब मैं इसको ऐसे करके और दिखा दूंगी कि ये वाला एरिया। तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो इस आंसर को देखा जाए और इस आंसर को देखा जाए, दोनों सेम ही हैं। तो बोथ फिगर्स शो सेम रिजल्ट्स, हेंस प्रूव्ड। ये जो गिवन स्टेटमेंट थी ना ये वाली, ये हमारी प्रूव होगी। हेंस हम लिख देंगे इस पूरी स्टेटमेंट को, बेशक आप उठा के लिख दो, x यूनियन y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू x यूनियन y इंटरसेक्शन विद x यूनियन z, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y यूनियन विद x इंटरसेक्शन z। x सेट दिया गया है सेट ऑफ फर्स्ट 3 वाउल्स, y दिया गया है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी एंड z दिया गया है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एल्जेब्रा। x आपको सेट दिया गया है 3 वाउल्स का। अब वाउल्स क्या होते हैं, वाउल्स आपने पढ़े हैं कि इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उसमें 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम वाउल्स कहते हैं, जो कि है A, E, I, O और U। तो इनमें से पहले 3 को वो कह रहे हैं कि पहले 3 जो है ना वो मिलके सेट x बना रहे हैं। तो 1 2 3, पहले 3 मैंने लिख लिए A, E, I, वो x है, ठीक है। सेट ऑफ फर्स्ट 3 वाउल्स हमारे पास x आ गया। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एनर्जी, एनर्जी जो वर्ड है ये एक वर्ड है, इसके अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं, एक E, एक N, एक E, एक R, एक G और Y। जितने भी इसमें लेटर्स आ रहे हैं ना, उनको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिख ले तो वो सेट y बन जाते हैं। यानी पहला लेटर E है तो मैंने E लिख लिया, N है तो मैंने N लिख लिया। अब आगे E है वो पहले से मैंने लिखा हुआ, दोबारा नहीं लिखना, रिपीट नहीं करते हम एलिमेंट्स को, तो उस E को छोड़ देंगे क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद है R, वो मैंने लिखा, फिर G है वो लिखा, और फिर है लिखा Y। तो E, N, R, G, Y से मिला के एक सेट बन गया है, सेट ऑफ लेटर्स जिसका नाम है Y। उसके बाद है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड एल्जेब्रा।
अलजेब्रा जो वर्ड है इसके अंदर जितने लेटर्स आ रहे हैं, जैसे कि ए आ रहा है वो मैंने लिखा, एल आ रहा है वो मैंने लिखा, जी आ रहा है वो लिखा, फिर ई आ रहा है वो लिखा, फिर बी आ रहा है वो लिखा, फिर आर आ रहा है वो लिखा, और एंड पे ए आ रहा है वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए पहले से लिख चुके हैं। तो ये सेट्स वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किए हुए थे, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको हमने लिख लिया है टेबुलर फॉर्म में, यानी इसके एलिमेंट्स लिख लिए लिस्ट करके। तो सेट्स हमने लिख लिए हैं, इसको अब वेन डायग्राम पे शो करते हैं। वेन डायग्राम्स को सेट पे शो करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो एक्स वाई जेड है इनके आपस के इंटरसेक्शंस यानी म्यूचुअल इंटरसेक्शंस फाइंड कर लेने हैं। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन मैंने कर लिया है, वाई और जेड का कर लिया है, और एक्स और जेड का। एक्स और वाई का इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में आ रहे हैं। एक्स में और वाई में देखो क्या कॉमन है, ई हमें दोनों में नज़र आ रहा है तो वो यहाँ आ गया। वाई और जेड में जो दोनों में कॉमन है वो मैंने लिख लिया, ई यहाँ भी है यहाँ भी तो इंटरसेक्शन में चला गया। उसके बाद आर यहाँ भी है यहाँ भी, वो मैंने लिख लिया। जी यहाँ भी है यहाँ भी तो वो मैंने लिख लिया, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। फिर एक्स और जेड का इंटरसेक्शन देखो, ए दोनों में नज़र आ रहा है और ई दोनों में नज़र आ रहा है, तो इसका ये इंटरसेक्शन आ गया। तो डायग्राम पे या फिगर पे जाने से पहले आपने ना इनके आपस के इंटरसेक्शंस फाइंड करने हैं, फिर डायग्राम बनानी बहुत आसान हो जाएगी। तो अब प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये इंटरसेक्शंस के एलिमेंट्स लिखा करो। एक्स ये है, वाई ये है। एक्स और वाई एक दूसरे के ऊपर इस लूप में आ रहा है और इसका इंटरसेक्शन है ई, ठीक है। और वाई और जेड का इंटरसेक्शन है ई आर जी। वाई और जेड का इंटरसेक्शन ये लूप है और एक्स और जेड का इंटरसेक्शन ये लूप है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इन तीनों में अब आपको कॉमन नज़र आ रहा है ई ई ई ई, तो ई तीनों में आ रहा है ना, तो ई इस एरिया में लिखा जाएगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये तीनों सेट्स का ओवरलैपिंग या कॉमन एरिया है ये वाला, इसमें मैं ई लिख लूँगी पहले। अब x और y का इंटरसेक्शन में ये था ना, इसमें से e मैंने लिख लिया, इधर कुछ नहीं आएगा क्योंकि x और y में सिर्फ e कॉमन था, वो लिख लिया। y और z में देखो, ये y है ये z, तो ये इसका इंटरसेक्शन है, उसमें से मैंने e लिख लिया है, पीछे बचा r और g, तो r और g इधर लिख लिया, ठीक है। ये g नीचे नहीं जाएगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है x और z का इंटरसेक्शन a और e। x और z का इंटरसेक्शन ये और ये वाला लूप है, ठीक है। तो इसमें e तो हम पहले लिख चुके हैं, ये देखो a रह गया तो a यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब x के अंदर क्या बचा, x ये वाला सेट था जिसमें से a और e मैंने लिख लिया, a और e हो गया, i बचा तो इधर आ जाएगा i। अब y को देखो, y के अंदर e r और g हमें पहले से नज़र आ रहे हैं, यानी कि e r और g लिख लिए, पीछे बचे n और y, तो n और y इधर आएंगे। z को देखो, अब z ये सेट है, z में a e r g हम लिख चुके हैं, a e r और g, तो पीछे बचे l और b, l और b। तो ये हमने जो है वो सारे सेट्स को यहाँ दिखा दिया है। इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है और आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y यूनियन विद x इंटरसेक्शन z। पहले इस साइड पे आओ, इसमें ब्रैकेट में है y यूनियन z, पहले आप ये प्रूफ करोगे, ये शो करोगे, उसके बाद शो करोगे x इंटरसेक्शन y यूनियन z। तो पहले y यूनियन z को देखो, y ये सेट है, z ये सेट है, y और z का यूनियन का मतलब है कि y और z दोनों मिल जाएंगे, तो पूरा y और पूरा z शेड होगा। उसको मैं इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये मैंने शो किया है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। अब ये जो सारा एरिया आ गया y यूनियन z का, इसको इंटरसेक्शन इसका देखना है x के साथ, यानी ये सारा शेडेड एरिया कहाँ x के ऊपर आ रहा है। तो देखो, ये सारा शेडेड एरिया x के ऊपर ना इस लूप में आ रहा है, ये दो लूप्स और ये वाला। तो इसको हम दिखा देते हैं वर्टिकल लाइन से। तो अब ये वाला जो आंसर आया है हमारे पास, ये फाइनल आंसर है। हॉरिजॉन्टल लाइन पहले थी और ये वर्टिकल लाइन, तो इस की शेडिंग ये फाइनल आंसर में आई है।
सो अब है x और y का पहले इंटरसेक्शन। ये देखो, पहले ये ब्रैकेट करोगे, फिर ये करोगे, फिर इनका यूनियन। तो पहले x इंटरसेक्शन y, देखो ये x है, ये y है, इनका इंटरसेक्शन वो एरिया जहाँ ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो देखो ये वाली जो लूप है ना, ये इनका इंटरसेक्शन है। इसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है x इंटरसेक्शन z। x ये है, z ये है, इनका इंटरसेक्शन ना ये वाला लूप है। इसको मैंने ना वर्टिकल लाइन से दिखा दिया ऐसे। तो जब मैंने इसको वर्टिकल लाइन से दिखाया ना, तो इसमें दो तरह के एरियाज़ आ गए, एक जिस पे वर्टिकल लाइन है और एक ये जो पहले से हॉरिजॉन्टल थी उसके ऊपर वर्टिकल आ गई। तो दो एरियाज इसके अंदर, एक इसमें ये वाला एरिया आ रहा है और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन वाला भी और ये भी। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन, यानी इन दोनों एरियाज़ को मिला देना है। तो अब इस एरिया को और इस एरिया को मिलाना है पूरा। तो इसको ना मैं पूरा ही कलर कर लेती हूँ, ऐसे पेंसिल से पूरा शेड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये शेडिंग आ जाएगी। तो फाइनल आंसर मेरा फिर ये आएगा पूरा शेडेड। तो फाइनल आंसर ये आया है। अब देखो इसका और इसका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम आ रहा है। सो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर्स both results are same. This implies x intersection y union z equals to x intersection y union with x intersection z. This side is equal to this side. Prove हो गया, hence proved.